हेलो, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एसएससी जेई 2017 की सिविल इंजीनियरिंग की फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हम उसमें से सेट 1 एंड सेट 2 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो सेट 1 था, सेट 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज। ऑप्शन ए स्टेडी यूनिफॉर्म्ड फ्लो, ऑप्शन बी इज स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ऑप्शन सी इज अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो एंड द ऑप्शन डी इज अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब हमें याद रखना है जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है जिसे हम GVFB कहते हैं, ये हमेशा ही स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म होगा। स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। देयरफॉर ऑप्शन बी स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज करेक्ट। ये अब याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी जेई के एग्ज़ाम में। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लफ बॉडी सरफेस। ऑप्शन ए इज स्मूथ सो दैट फ्रिक्शन कैन बी निगलेक्टेड, ऑप्शन बी इज coincides with streamlines, ऑप्शन सी इज does not coincides with streamlines एंड द ऑप्शन डी इज परपेंडिकुलर टू streamlines। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बॉडीज़ हैं, एक आ गई स्ट्रीमलाइंड बॉडी तो दूसरी आ गई ब्लफ बॉडी। अब जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी में क्या होता है कि जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी में जो बॉडी सरफेस होती है कोइंसाइड्स विद द स्ट्रीमलाइंस, ये स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड कर जाते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब जो ब्लफ बॉडी होती है, ब्लफ बॉडी डज नॉट कोइंसाइड्स विद द स्ट्रीमलाइंस। अब जब जो ब्लफ बॉडी होती है ये स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड नहीं करती, देयरफॉर ऑप्शन डी डज नॉट कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन इज करेक्ट। अब जो ऑप्शन बी है कोइंसाइड्स विद द स्ट्रीमलाइंस, ये करेक्ट है स्ट्रीमलाइंड बॉडीज के लिए, स्ट्रीमलाइंड बॉडीज के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज। अब हमें बताना है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है जिसे हम H बार से डिनोट करते हैं वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या रहेगा। ऑप्शन ए इज एट द सेंट्रॉइड, ऑप्शन बी इज अबव द सेंट्रॉइड, ऑप्शन बी इज बिलो द सेंट्रॉइड एंड द ऑप्शन डी इज एट मेटा सेंटर। अब हमें याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो हमेशा ही नीचे को लाई करेगा देन द सेंट्राइड ऑफ प्लेन, यानी कि जो H बार होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन Y बार होगा, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन केस ऑफ इंक्लाइंड एंड वर्टिकल प्लेन। जब हमारे पास इंक्लाइंड और वर्टिकल प्लेन होंगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा ही सेंट्राइड से नीचे लाई करेगा, लेकिन जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो सेंट्राइड और जो ये सेंटर ऑफ प्रेशर होंगे ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या होगा, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो हमेशा ही नीचे होगा सेंट्राइड से, बिलो द सेंट्रॉइड। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें याद रखना है कि इंक्लाइंड एंड वर्टिकल प्लेन के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो हमेशा ही नीचे को लाई करेगा देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट। ऑप्शन ए इज टेंड्स टू अप्रोच जीरो, ऑप्शन बी इज बिकम्स नेगेटिव, ऑप्शन सी इज चेंजेस एब्रप्टली, ऑप्शन डी रिड्यूसेस टू ए वैल्यू व्हेन वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट्स। अब सेपरेशन ऑफ प्रेशर तभी होगा जब प्रेशर ग्रेडियंट एब्रप्टली चेंज करेगा, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच। ऑप्शन ए इज यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी इज स्टेडी यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी इज option C is takes place in straight lines and the option D is involves zero transverse component of flow। अब हमें याद रखना है कि जो वन डायमेंशनल फ्लो होगा
वो हमेशा ही अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगा, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अब जो टू डायमेंशनल फ्लो होगा ये अलॉन्ग द कर्व होगा, अलॉन्ग द कर्व। और जो थ्री डायमेंशनल फ्लो होगा वो अलॉन्ग स्पेस होगा। एक बार दोबारा से पढ़ लें हम। वन डायमेंशनल फ्लो हमेशा ही अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन होगा, टू डायमेंशनल फ्लो हमेशा अलॉन्ग द कर्व होगा, एंड द थ्री डायमेंशनल फ्लो हमेशा ही अलॉन्ग द स्पेस होगा। वन डायमेंशनल में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, टू डायमेंशनल में दो स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे, और थ्री डायमेंशनल में तीनों के तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमें बताना है कि एक जो बॉडी होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब फ्लोट करेगी। ऑप्शन ए इज व्हेन इट्स मेटा सेंटर हाइट इज 0, ऑप्शन बी इज व्हेन मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन सी इज व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो इट्स सेंटर ऑफ बायंसी, एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। अब हमें याद रखना है कि जब भी कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो जो मेटा सेंटर होगा वो हमेशा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आएगी, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आएगी, जो मेटा सेंटर होगा वो हमेशा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई करेगा। लेकिन जब आएगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात, तब मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब जो मेटा सेंटर होगा वो लाई करेगा अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हेन मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the depth of water below the spillway and after hydraulic jump are 1 meter and 6 meter respectively. The head loss, अब हमें हेड लॉस निकालना है इन केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो हाइड्रोलिक जंप के केस में हेड लॉस का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 का क्यूब अपॉन 4 टाइम्स y1 y2, वेर y2 इज द हाइट आफ्टर द जंप। y2 वाली जो हाइट होगी वो आफ्टर द जंप होगी, और y1 वाली जो हाइट होगी वो बिफोर द जंप। अब जो y1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मीटर, और जंप के बाद क्या हाइट होगी हमारे पास 6 मीटर। अब हेड लॉस का फार्मूला y2 माइनस y1 का क्यूब अपॉन 4 टाइम्स y1 y2। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 6 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 4 टाइम्स 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 मीटर। हमारे पास क्या आंसर आया 5.2 मीटर। अब लेकिन जो ऑप्शन है इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में 5.2 नहीं है, देयरफॉर नन ऑफ दीज, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। And the next question is, at the center line of a pipe flowing under pressure where velocity gradient is 0, अब हमें velocity gradient 0 दिया गया है, then shear stress will be, अब हमें shear stress निकालनी है। अब हमें पता है from Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity क्या कहता है, shear stress is equal to viscosity into velocity gradient। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि velocity gradient क्या है 0, वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह क्या है 0, देयरफॉर अब जो शेयर स्ट्रेस क्या आ जाएगा वो भी 0 ही आ जाएगा ना। हमें क्या निकालना है शेयर स्ट्रेस, अब शेयर स्ट्रेस भी 0 ही आएगा व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 0 एज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the adhesion between molecules of a fluid is greater than adhesion between fluid and the glass,
then the free level of the fluid in glass tube dipped in the glass vessel will be. Option A is same as the surface of the fluid. Option B is lower than the surface of the fluid. Option C is higher than the surface of the fluid. एंड द ऑप्शन डी इज डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, एडिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फ्लूइड. अब जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एडिशन जो है वो ज़्यादा है, किससे, बिटवीन द एडिशन बिटवीन फ्लूइड एंड द ग्लास. अब इस केस में क्या होगा कि जो फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड होगा ग्लास ट्यूब में वो क्या होगा, डिपेंड करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये थे वो क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई 2017 की फ्लूइड मैकेनिक्स की सेट 1 में पूछे गए थे. तो अब हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस जो सेट 2 में पूछे गए थे. तो सेट 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन टू एक्ट इज. अब जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा लिक्विड का, जो एक फ्लूइड लगाएगा किसी भी बॉडी पे, तो वो कौन सी जगह पे लगाएगा, उसे क्या कहा जाएगा. ऑप्शन इज मेटा सेंटर, ऑप्शन बी इज सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी इज सेंटर ऑफ बायंसी एंड ऑप्शन डी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो जो इसका ऑप्शन है सेंटर ऑफ प्रेशर वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रिजल्टेंट प्रेशर किसी भी फ्लूइड का वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे ही लगता है. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन. Option A is acts in the plane of interface normal to any line in the surface. Option B is also known as capillarity. Option C is a function of the curvature of the interface. And the option D is decreases with rise in temperature. अब हमें याद रखना है कि जो सरफेस टेंशन और जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन है. सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो सरफेस टेंशन होगी वो कम होती जाएगी. या फिर जैसे जैसे हम सरफेस टेंशन को टेम्परेचर को घटाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ती जाएगी. अब जो ऑप्शन डी था, डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Therefore, option D is correct. And the next question is, speed of a submarine can be measured by. Option A is pitot tube. Option B is hot wire anemometer. Option C is piranha gauge and the option D is inclined manometer. तो सबमरीन की स्पीड को मेजर किया जाता है बाय पिरानी गाज. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. And the next question is, the pressure in meters of oil, specific gravity 0.8 meter, 0.85, equivalent to 42.5 meter of water is. अब हमें क्या बताना है कि प्रेशर इन मीटर्स ऑफ ऑयल. अब हमें बताना है कि ऑयल में कितना प्रेशर है, हमें यह बताना है. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ऑयल की, 0.85, और उसके बाद जो वाटर की हाइट है, हाइट ऑफ वाटर कितना है, 42.5 मीटर. तो अब हमें पता है कि जो हाइट ऑफ ऑयल निकालने का फार्मूला क्या है, यानी कि जो प्रेशर इन मीटर्स ऑफ ऑयल, प्रेशर इन ऑयल निकालने का फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ वाटर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, या फिर उसको हाइट बोलो या फिर प्रेशर बोलो. अब प्रेशर इन वाटर कितना दिया गया है, 42.5 मीटर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितनी है, 0.85. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 मीटर, जो कि ऑप्शन बी है. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the velocity distribution for flow between two fixed parallel plates. अब कोई भी दो प्लेट्स हैं जो फिक्स्ड हैं और साथ में ही एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब हमें बताना है कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लो का वो किस तरीके से होगा. ऑप्शन ए इज कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन. ऑप्शन बी इज जीरो एट द प्लेट्स एंड इंक्रीजेज लीनियरली टू द मिड प्लेन.
Option C is varies parabolically across the section, and the option D is zero in middle and increases linearly towards the plate. अब हमें याद रखना है कि जब भी कभी फिक्स्ड पैरेलल प्लेट की बात आएगी, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक होगा, वेरीज पैराबोलिकली विद अक्रॉस द सेक्शन। जब हम लेमिनर फ्लो की बात करते थे, लेमिनर फ्लो में भी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी पाइप्स के बीच में वो पैराबोलिक होती थी। और जब टर्बुलेंट फ्लो की हम बात करते थे, टर्बुलेंट फ्लो की, तब जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो लॉगरिथमिक होती थी। अब लेमिनर फ्लो ही की तरह जो फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स होंगी, इनमें भी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिकली होगी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज wake always occurs. Option A is before a separation point, option B is after a separation point, option C is before and after a separation point, and the option D is none of these. अब हमें याद रखना है कि जो वेक होता है वो हमेशा ही सेपरेशन पॉइंट के बाद होता है, उससे पहले कभी नहीं होता। देयरफॉर ऑप्शन बी आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज viscosity of a fluid with specific gravity 1.3 is measured to be 0.0034 Newton second per meter square. Its kinematic viscosity in meter square per second is. अब हमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है वो क्या है 1.3, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके यूनिट्स होते हैं डायनामिक विस्कोसिटी के, और हमें जो डायनामिक विस्कोसिटी दी गई है वो दी गई है 0.0034। हमें क्या निकालनी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब हमें रिलेशन पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, अब हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी है 1000। देयरफॉर G is equal to density of fluid upon 1000। Therefore density of fluid कितना आ गया G into 1000। अब जो हमारा फार्मूला था वो क्या था काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, म्यू अपॉन रो, ठीक है ना, रो ऑफ फ्लूइड। अब हमें डेंसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी दी गई है 0.0034 अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है जी इंटू 1000। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.3 इंटू 1000। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.6 इंटू 10⁻⁻⁶, जो कि ऑप्शन ए बनता है। Therefore option A is correct. And the next question is fire hose nozzle is generally made of. Option A is divergent shape, option B is convergent shape, option C is cylindrical shape, and the option D is parabolic shape. अब हमें याद रखना है कि जो फायर होज नोजल होगा वो हमेशा ही कन्वर्जेंट शेप में बनता है। Therefore option B is correct. And the next question is energy loss in flow through nozzle as compared to Venturi meter. अब जो नोजल से जो एनर्जी लॉस होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेंचुरी मीटर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेंचुरी मीटर में जो लॉस होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं इन कंपैरिजन विद फ्लो थ्रू नोजल। ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन से वो था द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑन द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज। अब जो किसी भी
बॉडी पे जो अपवर्ड प्रेशर लगता है नीचे से, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज अपथ्रस्ट, ऑप्शन सी इज बॉयंसी, ऑप्शन सी इज सेंटर ऑफ प्रेशर एंड द ऑप्शन डी इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब हमें पता है कि जो भी कोई जो अपवर्ड प्रेशर लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर, उसे कहते हैं बॉयंसी। देयरफॉर ऑप्शन बी बॉयंसी इज करेक्ट। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो फ्लूइड मैकेनिक्स के पूछे गए थे सेट 1 एंड सेट 2 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ चली आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आए थे एसएससी जेईई के पेपर में प्रीवियस ईयर में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।